प्रिय विद्यार्थियों, आज जो अपन जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम प्राकृतिक संसाधन तथा उनका संरक्षण। जो आप इनसे भली भांति परिचित हो, लेकिन इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इससे चैप्टर में, अध्याय में। तो सबसे पहले बात करते हैं संसाधन क्या होते हैं। तो वे साधन या स्रोत जो मानवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं तथा उसके खुशहाल जीवन के अनेक आवश्यकताओं को पूर्तिकारक होते हैं, संसाधन कहलाते हैं, है ना। मतलब क्या होते हैं वो संसाधन या वो साधन अथवा स्रोत, ये कहाँ से मिलेंगे? ये प्रकृति से मिलते हैं। वे साधन अथवा स्रोत जो मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक हो तथा उसके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तथा उसकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कारक होते हैं, उनको संसाधन कहते हैं, है ना। इन संसाधन मानव की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं पूर्ति होती है, आपको पता है सारी की सारी चीज़ें। और ये जैसे मैंने बताया, ये कहाँ से? प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। वैसे तो प्रकृति में अनेक कई प्रकार के जो संसाधन मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो संसाधन है वो कौन कौन से, उनके बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करने जा रहे हैं। वो आता है जल संसाधन, दूसरा मृदा, तीसरा नम भूमि, तीसरा चौथा ऊर्जा, पांचवा खनिज और छठा समुद्री संसाधन है, और सातवां है वो वन संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों का सबसे पहले अपन वर्गीकरण की बात करते हैं कि वर्गीकरण क्या क्या है। तो वर्गीकरण दो प्रकार का होता है प्राकृतिक संसाधनों का। असमाप्य नाम से पता चल रहा है, और अक्षय संसाधन, और दूसरा समाप्य और शेष संसाधन। मतलब अ सबसे पहले आता है वो असमाप्य या अक्षय संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में होता है, इसका उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते, मतलब असमाप्य, मतलब जो समाप्त नहीं होते। और समाप्त होने वाले कौन से संसाधन है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वर्षा है, परमाणु ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। ये सारी की सारी जो कभी समाप्त नहीं होते, इनको असमाप्य या अक्षय संसाधन बोलते हैं। अक्षय, इनका क्षय नहीं होता है। दूसरा आता है समाप्य या क्षय संसाधन, जो प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं तथा उनका उपयोग से ये खत्म हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? समाप्य संसाधन बोलते हैं। और समाप्य संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नवीनीकरण संसाधन, एक होते हैं अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जिनको वापस अपन नवीन कर सकते हैं, वापस इनकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे पौधे है, वृक्ष है ना, कृषि की जो घासतल है, जीव जंतु आदि है, इनका संसाधनों का उपयोग लेने के बाद अपन उनको वापस पुनः उत्पादन की क्षमता नियंत्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अनवीनीकरण संसाधन जो अजैविक संसाधन जिनका पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे जीवाश्म से प्राप्त जो ईंधन है, पेट्रोलियम है, कोल है, कोयला है, तथा खनिज धातुएं जैसे तांबा, लोहा, सोना, जितनी भी है, जिनको एक बार खत्म होने के बाद वापस अपन इनकी पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए इनका क्या होता है, जितना आवश्यकता हो उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार ही इनका उपयोग करना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संसाधन वापस बताया, इसमें जो एक से है, जो क्षय नहीं होता, वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, वृक्ष है। इसके बाद जो क्षय संसाधन है, जो समाप्य है, जो समाप्त हो सकते हैं, वो नवीनीकरण है। नवीनीकरण में आपको होता है प्राणी है ना, जनन क्षमता अनुसार वापस इनकी हो सकती है। पादप है, मानव है, खनिज धातु, पेट्रोल, मृदा, कोयला, ये क्या है? अनवीनीकरण को खत्म होने के बाद अपन वापस इनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सबसे जो पहला संसाधन आता है वो आपका आता है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। अपन को पता है पृथ्वी पर 75% भाग होता है जल होता है, और जल का मनुष्य जीवों के साथ अटूट संबंध है। और वायु में जल वाष्प के रूप में, मृदा में तथा मृदा जल में रूप में मिलता है। इनके अतिरिक्त समुद्र, एलवणीय जल, तालाब, नदी, झरने आदि में भी मिलता है। लगभग 3% जल का उपयोग मानव उपयोग करता है ना, केवल 3% जल होता है उसका मानव उपयोग करता है। भाई 97% जल होता है वो उपयोगी नहीं होता है। जीवों के शरीर में जल एक अभिन्न अंग, आपको पता है, जो प्लाज्मा होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीवोदरी होता है, वो किससे बना होता है? जल से बना होता है। अपने शरीर के अंदर भी जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जल सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, नितांत आवश्यक है ना। चाहे अपने पादपों की बात करें, चाहे तो उसमें जनन क्रियाओं के लिए, है ना। वो और वनस्पति का निर्धारण है वो भी उस जल की मात्रा के अनुसार ही होता है। जहाँ पर ज़्यादा जल होगा वहाँ उस प्रकार के अलग प्रकार की हरित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पर जल नहीं होगा वहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मतलब जीवन के लिए जल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए विचार को जीवन का द्रव्य, फ्लूइड ऑफ लाइफ अथवा जीवन का सूर्य, एलेक्जर ऑफ लाइफ भी जल को कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसके बाद जो बात आती है, कुल भूमंडलीय वाष्पीकरण का करीब
84% भाग समुद्री सतह से तथा 16% भाग भूमि सतह से वाष्पीकरण होता है। मतलब क्या होता है, जो बरसात होती है, जो वाष्पीकरण होता है, 84% जो भाग है, 84% जो भाग है वो कहाँ से होता है, समुद्री जल सतह से होता है। 16% भाग होता है भूमि सतह से वाष्पीकृत होता है। कुल वृष्टि का 77% भाग वापस समुद्र में होता है। 23% भाग होता है वो भूस्तर पर ही होता है ना। और इनमें से केवल जो 7% भाग होता है वो ही भू सतह पर जल वृष्टि का जो मुख्य है वो प्राप्त होता है। भूमंडलीय आधार पर जल चक्र पूर्ण संतुलित रहता है, क्योंकि कुल वार्षिक वाष्पीकरण वार्षिक वर्षा के बराबर होता है। जल स्रोत मुख्य रूप से क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, देखिए इस प्रकार सिंचाई में अपन जल का उपयोग करते हैं, परिवहन में करते हैं, पेय के लिए करते हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली उत्पादन के लिए करते हैं, जलीय खेलों में करते हैं, क्रीड़ा जो होते हैं ना, पार्क वाटर पार्क वगैरह होते हैं, घरेलू उत्पादन के लिए भी करते हैं, घरेलू उपयोग के लिए भी करते हैं अपन, है ना, चाहे नहाने की हो, चाहे गार्डन में देने के लिए हो, चाहे कपड़े धोने के लिए हो। इस प्रकार औद्योगिक तथा नगर पालिका के जो व्यर्थ है उसको बाहर निकालने या धोने के लिए भी जो करते हैं। मछली उत्पादन के लिए आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसके निष्पादन के लिए डिस्पोजल के लिए जल की उपयोग आवश्यकता है। मोती का जो उत्पादन है, मोती के उत्पादन के पता है आपको, है ना, मोलास्का के अंदर पढ़ना पड़ा था। मोती के जलीय जन जीव होता है जिसको माइटेलिस बोलते हैं, माइटेलिस के अंदर मोती बनती है, तो वो एक किसकी मोलास्का की प्रजाति है, वहाँ पे वो मोती उत्पन्न करती है, उसके लिए भी जल में रहते हैं। इसके बाद आता है जल कृषि। आपको पता है ना, 70 विभाग कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। जल कृषि क्या होता है, जल कृषि का मतलब क्या होता है, जलीय स्रोत के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पादन का। इनमें क्या जलीय खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, मछली होती है, झींगा होती है, लोबस्ट होती है, केकड़ा का उत्पादन किया जाता है। इन्हें मनुष्य भोजन की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाता है ना, इनको जल कृषि बोलते हैं। जलीय कृषि वापस दो प्रकार की होती है, शोध जलीय मतलब जो शोध जल के अंदर होती है, जैसे सिंगाड़ा मछली आदि कुछ है, और समुद्र जल के अंदर जो लवणीय जल के अंदर होती है उनको समुद्र जल कहेंगे। जैसे मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ होती है, भूरी शैवाल होती है, लाल शैवाल होती है आदि। जल संसाधन का संरक्षण की बात करें, पानी का आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिए। कुओं को इत्यादि ढक कर रखना चाहिए ताकि वो दूषित न हो। पानी को प्रदूषित होने से नहीं देना चाहिए। घर के रिश्ते हुए जो नल है उनको समय समय पर ठीक कराना चाहिए ताकि जल को अपन बचा सकें। महासागरीय और समुद्री जल में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सागर तट के किनारे औद्योगिक गतिविधियां न्यूनतम होनी चाहिए। रेगिस्तानी या गर्म प्रदेशों में जल वाष्प की दर को कम करने के लिए यानी हेक्साडिकेनोल याद रखना, ये क्या करता है, जो मरुस्थल क्षेत्र होता है यदि वहाँ पर बरसात होगी फिर इसका हेक्साडिकेनोल का अपन जो स्प्रे कर देते हैं, इससे क्या होता है, जल वापस वाष्पित नहीं होता और जल क्या भूमि के अंदर रहता है। तो उसके अंदर अपन भूमि के अंदर उपस्थित जो जल है उसका अपन कृषि में उपयोग कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ बीज देंगे तो वहाँ पे कुछ उग सकते हैं। भूमि के अंदर जल निरंतर कम हो रहा था, इसका सीमित उपयोग करना चाहिए, सही बात है। सिंचाई के लिए अपन को जो बूंद बूंद है वो ज़्यादा करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। बूंद बूंद जो परियोजना है उसका उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है और सीधा सीधा पानी का जड़ों मिलता है। वर्षा जल का प्रबंधन की बात करें तो वर्षा जल के प्रबंधन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जल आपूर्ति के लिए वर्षा जल को संचित करना, वर्षा के जल को टांके में एकत्रित करके उपयोग में लेना चाहिए। पहाड़ों और वर्षा पर जल नियंत्रण के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करना चाहिए। प्राकृतिक झीलों, दलदली क्षेत्रों में, पोखरों में मृदा भराव को रोकना चाहिए। रेगिस्तान क्षेत्रों में, पहाड़ी भागों में वर्षा जल के नहरों में भंडारण करके वन व कृषि का विकास करना चाहिए। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना भी जो राजस्थान में भी चल रही है। फिर आती है दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन है वो आती है मिट्टी। मिट्टी पता ही आपको, भूमि का जो ऊपरी सबसे ऊपरी परत होता है, इसके अंदर खनिज अपघटित कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनती है। जब चट्टानों का जो क्षय होता है, अपक्षय होता है, तो मृदा बनती है। मृदा का निर्माण चट्टानों, जलवायु जीवों, उस समय उस तल की आकृति के बीच होने में पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है। मृदा पादप को जल, स्थान, पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाकर पादप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता है। मृदा के गुण की बात करें, मृदा के अंदर क्या होती है, अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ वायु, जल, विभिन्न जीव वनस्पतियों के अंश से मिलकर बनी होती है। आपको बताइए, सामान्य मृदा में 40% भाग तो खनिज कण और 10% भाग कार्बनिक पदार्थ और 50% भाग होते हैं वायु और जल से बनता है। अब इसके क्या होता है, इसका मृदा के अंदर क्या होती है कि मृदा कटाव की जो क्रियाएं चलती रहती है, इससे संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अपने को संतुलन बनाने के लिए क्या करते हैं, मृदा का जो संतुलन है उसके लिए आवश्यक है। तो मृदा अपरदन के जो कारण है वो कौन कौन से, देखिए ना, निम्नलिखित कारणों के द्वारा मृदा का अपरदन मतलब कटाव किस कारण से होता है मृदा का, जल द्वारा भूमि कटाव, जल द्वारा भूमि में होने वाले कटाव को जल, स्वच्छ जल व समुद्री जल दोनों
के द्वारा होता है। स्रोत जल द्वारा नाली है, नहरें हैं, स्रोत जल द्वारा प्रभावित होते हैं, तो प्रवाह के साथ साथ ही कटाव भी करते हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार का होता है, फिर आगे 3 प्रकार का होता है। तटवर्ती भूमि कटाव है ना, जो अधिक वर्षा तथा बांध के टूटने पर नदियों के बहाव तेज हो जाते हैं, इससे उपजाऊ मिट्टी, जो तट के आसपास जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कट जाती है। पर्त कटाव, पर्त का मतलब एक पर्त के रूप में कर, इस स्थान पर लगातार जल प्रवाहित होने से ऊपरी भूमि सतह जो होती है नष्ट हो जाती है, इस कारण भूमि नष्ट होती है। नहर कटाव, ढलान वाले क्षेत्र में जल कटाव वाले नहर का रूप ले लेती है ना, ढलान होती है वहाँ पर ज़्यादा पानी से एक नहर का रूप ले लेती है। फिर समुद्री जल कटाव, जो समुद्र के क्षेत्र में होने वाले जो ज्वार भाटा, समुद्र जल की ऊंचाई आदि द्वारा ये कटाव होता है। वायु द्वारा मृदा कटाव, आपको पता है जब आंधियाँ चलती है तो ऊपर की जो मिट्टी होती है उड़ के चली जाती है, कटाव हो जाता है। मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन की बात करें तो इसमें कौन सी विधि, एक तो जैविक विधि और यांत्रिक विधि काम है। इस विधि में नए स्थानों पर वनों को लगाना, पुराने वनों का विकास करना होता है। जैविक विधि मतलब बायोलॉजिकल मेथड है। यांत्रिक विधि इसमें क्या होती है, जैसे डालू क्षेत्र कंटूर बांध, मतलब बांध बनाना, खेतों फसलों बदलते रहना चाहिए, जैसे भूमि की उर्वरकता संबंधी पहाड़ों और ढलान में बड़े वृक्ष लगाने चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। पहाड़ों पर उत्खनन और पत्थर तोड़ने काम को रोक लगानी चाहिए। पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई पर रोक लगानी चाहिए ताकि वहाँ पर ज़्यादा और पशुओं से चराई नहीं हो तो भूमि कटाव नहीं होगा, कि सूखी नहीं होगी मिट्टी। रेगिस्तान से वर्षा के जल के संग्रहण के लिए बनानी चाहिए। खेतों के चारों ओर मेड़ बनानी चाहिए इस प्रकार से। फिर उसके बाद नम भूमि, तीसरा जो संसाधन नम भूमि, वेटलैंड मतलब क्या होती है, दलदली और नम भूमि होती है। वो निम्न क्षेत्र जो गहरे या छिछले जल में डूबे रहते हैं, पाइजन वस्ती पानी के प्रति अनुकूलित होती है। ये मतलब यहाँ पे जहाँ पानी ज़्यादा पाई जाता है भूमि, उस नम भूमि बोलती है। लवणीय और एल्युमिनियम जलित हो सकती है। नम भूमि पता है अपना कच्छ भूमि है, दलदल जो इसमें घास समान पादप होते हैं। अनुभूमि है, जिस प्रकार की भूमि वृक्ष तथा झाड़ियाँ पाई, नदी तट जो नदी के आसपास के पाए जाते हैं, नदी किनारे पाए जाते हैं। नम भूमि पूरी विश्व की भूमि का 6% भाग पर स्थित है। जल की प्रकृति के आधार पर नम भूमि 2 प्रकार की होती है। मीठा जल नम भूमि है। ये कौन कौन से, देखो तो मीठा जल बहुत अधिक उत्पादन करने, वहाँ रहने वाले जीवों के लिए भोजन आश्रय स्थल है। बाढ़ आने पर नम भूमि अपने से अधिक, याद रखना नम भूमि क्या होती है, जब बाढ़ आती है तो मतलब जो जल धारण क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने अधिक जल को धारण कर बाढ़ को नियंत्रित कर सकती है ना। इसमें नम भूमि में जैसे काली बेरी, नीली बेरी, जंगली चावल, मांस आदि खेती की जा सकती है। इसके बाद आती है लवणीय जल भूमि, और लवणीय जल भूमि का समुद्र के आसपास जो तट के किनारे पे होगी वो लवणीय जल भूमि होगी, है ना। और यहाँ पर आपको पता है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पति के पादप कौन कौन से होते हैं, आपको तो राइजोफोरा और इविसिनिया है अन्य ना, जो जलीय और इसमें कुछ जलीय जीव जैसे सीप, केकड़ा आदि भी इसी दलीय जो नम भूमि उसमें रहते हैं। अब आता है नम भूमि के जो संरक्षण की बात करते हैं तो वो कौन सी है। नम भूमि वाले क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट पदार्थ डालने से रोकना चाहिए ना, ठोस अपशिष्ट पदार्थ को नहीं डालना चाहिए। उपयोगी नम भूमि की पहचान कर उसका संरक्षण करना चाहिए, है ना। उसका पहचान करने के बाद किस प्रकार की फसल इसमें उग सकती है, किस प्रकार से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, उस हिसाब से इसको पहचान कर इसका संरक्षण करना चाहिए। नम भूमि में स्थित पोषक तत्वों के बह कर न जाने के उपाय करने चाहिए ना। ऊर्जा संरक्षण, अब आता है नेक्स्ट जो आता है, जो चौथा संसाधन आता है वो आता है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी रिसोर्सेज। जीवन के लिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ऊर्जा को जीवन का संचार भी करता है। ऊर्जा कई माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अनेक जैसे कोयला से प्राप्त कर सकते हैं, आणविक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैसें हैं, पेट्रोलियम है, ये सारी के सारी ऊर्जा के रिसोर्सेज संसाधन है। ऊर्जा के वैसे 2 प्रकार के जो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नवीनीकरण स्रोत मतलब जिनको नवीनीकरण कर सकते हैं अपन, है ना। ऊर्जा का पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। नवीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवाश्म नाभ की ऊर्जा की तुलना में अधिक खर्च लगता है ना। नई तकनीक उपयोग लाने पर खर्चा कम आने लगा है। नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब इनको नवीनीकरण कर सकते हैं। आपको पता है सौर ऊर्जा है, सनलाइट के लिए सोलर लाइट लगा दी, अब उसमें क्या है ना, कोई सन कोई खत्म होने वाला थोड़ी है। जल है तो जल कभी खत्म होने वाला, पवन ऊर्जा है तो पवन ऊर्जा से हवा चलती रहेगी तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब इसको कभी खत्म नहीं होगी नवीनीकरण ऊर्जा। लेकिन इनके अंदर क्या होती है, जो अपन बात करते हैं जीवाश्म नाभ की ऊर्जा की तुलना में इनको जो है इनके सेटलमेंट के लिए खर्चा ज़्यादा होता है। इसमें देखो सौर ऊर्जा आती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा है, ऊर्जा की असीमित भंडार आपको पता है सूर्य, इसका उपयोग अनंत समय तक किया जा सकता है। सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता, कहाँ प्रदूषण हो, इसमें क्या तापीय ऊर्जा को सीधा सीधा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद जलीय ऊर्जा, आपको जल को ऊंचाई पर गिराकर इसमें स्थित ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदल कर टरबाइन द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना।
पवन ऊर्जा, इसमें क्या होती है, पवन चक्कियाँ चलती है और इससे क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में पानी ऊपर चढ़ता है और ज्वारी पानी नीचे उतरता है, उसकी जो ऊर्जा होती है उसके टरबाइन के द्वारा बिजली उत्पादन की जाती है। भूतापीय ऊर्जा, भूमि पर जो तापमान है, गर्म जल की धाराओं, गर्म जल की झरने की टरबाइन चला के बिजली उत्पादन की। समुद्री तरंगों के द्वारा जो उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। अनवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है और एक बार खत्म होने के बाद अपन उनको वापस नहीं बना सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, इनका इसलिए विवेकपूर्ण इनका उपयोग करना चाहिए। जैसे जीवाश्म ईंधन, परमाणु में जीवाश्म ईंधन, कई जीवाश्म से प्राप्त होने वाले स्रोत आते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद आदि। विश्व में कोयला, पेट्रोलियम का भंडार सीमित है तथा इनकी खपत अधिक है, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, है ना, एक दिन समाप्त हो जाएंगे नहीं तो। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा रेडियो एक्टिव तो यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न होती है, इसकी भारी मात्रा ऊर्जा निकलती है ना, ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा निकलती है, लेकिन ये भी सीमित भंडार है यूरेनियम के भी, है ना, अधिक उपयोग से समाप्त की संभावना है। संरक्षण एवं प्रबंधन की बात करें अपन, संरक्षण एवं प्रबंधन की बात करें तो नवीनीकरण संसाधन अधिक से अधिक प्रयोग करने से, नवीनीकरण संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। मतलब क्या होते हैं, जो नवीनीकरण संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि अपन उनसे ऊर्जा प्राप्त करें और उनको नवीनीकरण खत्म नहीं होंगे। पेट्रोल नए स्रोत भंडारण की खोज करनी चाहिए। अब भाई अपन इतनी खपत कर रहे हैं तो नए स्रोत को खोजो और नए जो भंडार उनको खोज करो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए, है ना, कि नवीनीकरण स्रोत है। गैसोलीन के साथ में हम 20% एथेनॉल मिला सकते हैं, एथेनॉल से खपत में कमी भी आ जाएगी, क्योंकि एथेनॉल अपन बना भी सकते हैं। गोबर गैस प्लांट लगाना चाहिए और जैव ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। पृथ्वी विभिन्न परतों की बनी होती है, पता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टान परतें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ये चट्टानें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ में पाए जाते हैं, आपको पता ही है सारी, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जिंक, बॉक्साइट, सिलिका, अब्रक, संगमर, कोयला, फॉस्फेट, जिप्सम, नाइट्रेट आदि पदार्थ चट्टानों पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। बिहार और मध्य प्रदेश में लोहा, कोयला, राजस्थान में जिंक पाया जाता है, आपको पता है। तांबा खेतरी में पाया जाता है, बॉक्साइट, सिलिका, अब्रक और संगमरमर आपको पता है मकराना में पाया जाता है। तो मतलब राजस्थान में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। दक्षिणी भारत में आपको पता है सोने की खानी होती है। आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र पेट्रोलियम पाया जाता है। अभी हाल ही में खोज हुई राजस्थानी पेट्रोलियम जो जैसलमेर में बहुत भंडार मिला ही है, जहाँ रिफाइनरी लगाई है। अब इनके संरक्षण और प्रबंधन की बात करें, इन खनिज पदार्थों की मात्रा भी सीमित है। लगातार पृथ्वी के गर्भ से खनिज निकाले जाएंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए इनका जो है उपयोग बहुत ही सीमित और विवेकपूर्ण करना चाहिए। इसके बाद समुद्री संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। पृथ्वी पर 75% भाग समुद्री जल से ढका हुआ है। समुद्र में पाए जाने वाले जीव, वनस्पति, खनिज आदि समुद्री संसाधन कहलाते हैं। समुद्री संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं। अजीवित संसाधन, है ना, जो जीवित नहीं होते, है ना, खनिज पदार्थ आते हैं इसमें। समुद्र जल बहुत ही प्राकृतिक खनिज खुले हुए होते हैं, जिसमें से प्रमुख है सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, कीचड़, फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनको प्राप्त करने के फॉस्फेट उर्वरकों की पूर्ति की जाती है। जीवित संसाधन, वे संसाधन जो जीवित होते हैं, 2 प्रकार के शैवाल और प्राणी संसाधन है इसमें। शैवाल आप पता ही है, शैवाल काई जिसे शैवाल कहते हैं। शैवाल में ये हरे, भूरे, नीले, लाल शैवाल समुद्र पाए जाते हैं। शैवालों को कई अपन शैवाल जो 5 चैप्टर में पढ़ के हैं उसमें उसके कई यूज भी होते हैं। जैसे वही है कि प्राचीन मनुष्य शैवाल को भोजन के रूप में से काम लेता है। क्लोरेला और पोरफायरा ये दोनों खाने में काम आते हैं। पालतू पक्षियों के चारे के रूप में जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस। समुद्री खरपतवार में जानवरों का भोजन भी तैयार किया जाता है। शैवालों में उच्च पोषक तत्व आता है, इन्हें खाद के रूप में भी काम लिया जाता है। समुद्र के बाद जैसे ग्रिसलेरिया, जेलेडियम से अगार अगार बनाया जाता है, आपको पता ही है ना। और अगार अगार प्रयोगशाला में क्या होता है, जीवाणु संवर्धन मतलब बैक्टीरिया के कल्टीवेशन और में काम लिया जाता है ना। फर्मेंटेशन जो टेक्निक होती है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, आयोडीन के प्रमुख स्रोत अपन ये पढ़ा हुआ था। प्राणी संसाधन, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जैसे मछलियाँ, मोलास्क, सीप और घोंगे, आर्थ्रोपोडा, झींगा, केकड़ा, मेमिलिन आदि है ना। समुद्र संरक्षण कैसे करना चाहिए? तटीय मूल क्षेत्र प्राकृतिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए तटीय क्षेत्र में खुली वाली नदियों को कचरे और रेत, बालू आदि भाव को कम किया जाना चाहिए। पहले बात, समुद्र व महासागरों में चलते वाले जो जलपोत द्वारा खनिज तेलों का रिसाव होता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, उसके नियंत्रण करना चाहिए ताकि जीवों की रक्षा कर सके।
समुद्र महासागरों में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए, वरना रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव से जो हीट उत्पन्न होगी, से जीव मर जाएंगे। समुद्र तट के आसपास अंधाधुंध औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के कारण जल चक्र का जो ऋतु चक्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसे रोकना चाहिए। इसके बाद है वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक स्रोतों में वन बहुतायत से पाए जाते हैं, आपको पता ही है। और पर्यावरण की दृष्टि से वन एक अति जटिल और स्थिर, सुनियंत्रित और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम। वन वृक्ष द्वारा संघन रूप से आच्छादित विस्तृत स्थलीय क्षेत्र होता है। जैव विविधता इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और जैवों को संरक्षण के लिए भी ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। तो इसके आदिकाल से ही मानव के अपनी जो संसाधनों की पूर्ति के लिए जीव वनों पर निर्भर रहा है किसी न किसी रूप में। अनेक आदिम जातियां वनों में निवास करती है और पूर्ण रूप से वनोत्पाद पर निर्भर करती थी। तो इसलिए वन क्या अमूल्य संपत्ति है, लेकिन ये क्या होता है, जैसे उद्योगीकरण हो रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पता ही है, उद्योगीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है जितने ज़्यादा, तो इनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, उतनी इसको लगाया नहीं जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इनके वनों को ज़रूरी है कि इनमें संरक्षण दे। प्राकृतिक संतुलन रखने के लिए जो भूमिका निभाते हैं, जो पर्यावरण दृष्टि से पृथ्वी पर जीव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण वन जो है ना। और वन वायुमंडल में हानिकारक, आपको पता है क्या क्या काम करते हैं, हानिकारक गैसों को CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, है ना। और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड अवशोषण कर वातावरण शुद्ध करते हैं, वायुमंडल ऑक्सीजन CO2 का संतुलन करते हैं, भूमि के जल के वाष्प को रोकते हैं तथा वायुमंडलीय आर्द्रता बनाए रखते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता होते हैं, मृदा अपरदन व मृदा के तेज जल बहाव को रोकते हैं, वन्य जीवों के आसपास भोजन उपलब्ध कराकर उनका संरक्षण करते हैं। भारत की वन संपदा। भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में 16 प्रकार के वन हैं, जिनमें लगभग 15,000 किस्में पुष्पधारी वनस्पतियां पाई जाती है। भारत के वन संरक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2001 में किए गए आंकलन के अनुसार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बाग वनों से आच्छादित है, जो देश की कुल भूभाग का 20.5% है। वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 38.7% व उष्ण कटिबंधीय वन नम पर्णपाती वन 30.9% है। इस प्रकार दो प्रकार के वनों में कुल जो वनों के 69.6% भाग बनाते हैं। देश में कुल वन क्षेत्र का सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश में, याद रखना, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी क्षेत्रों में वनों की जो है उसमें कमी आई है। राजस्थान में जो संगन वन क्षेत्र है 16,367 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की कुल जो वन क्षेत्र है उसका कितना परसेंट है, 2.4% है। यह भी केवल अरावली जो पर्वतमाला है वहाँ पर ही पाए जाते हैं। इसके बाद वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो जैसे जैसे क्या हो रही है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो वनोत्पाद की बढ़ती मांग के लिए जो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी बन रहे हैं। मानव की आधुनिक आवश्यकता पूर्ति के लिए अंधाधुंध इनको कटाई कर रहा है, समाप्त कर रहा है। और एक आपको पता है तो झूम खेती, जो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होती है, झूम कल्टीवेशन। झूम खेती के अंदर क्या होते हैं, झूम खेती के अंदर क्या होते हैं कि इसमें वर्षों को क्या करते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं उन वर्षों को काट कर जला देते हैं ऐसे कैसे। वहाँ पे अच्छी खाद हो जाती है, 2-3 साल खेती करते हैं और फिर वहाँ से छोड़ के फिर अगले जो जंगल होते हैं उनको काट के वहाँ से जला देते हैं, है ना। तो जल जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, वो खाद भी हो जाएगी और एक नई भूमि मिल जाएगी, वहाँ पर जब खेती करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से पूरे वनों का समूल नाश करते हैं। तो इसलिए झूम खेती को, इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद आता है, इसको शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं, है ना। और भारत में 1952 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भूभाग में 33% भाग में तथा पर्वतीय भाग में 60% भाग वन होना जल व भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक है। ये मतलब भारत ने गाइडलाइन की थी, लेकिन आज भी इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इतनी स्पष्ट चेतावनी के बाद भी भारत में प्रतिवर्ष 13 हेक्टेयर भूभाग में वनों का सफाई कर दिया जाता है ना। ये बहुत ही बड़ा कानून बना हुआ, फिर भी वनों को लोग काट रहे हैं। वनोन्मूलन का फसल उत्पादन पर भी काफ़ी विपरीत प्रभाव है। यह मृदा अपरदन, जल व वायु के बहाव को बढ़ा देते हैं, जिससे रेगिस्तान बढ़ने की संभावना बढ़ती है। अब जो वर्तमान जिस गति से वनोन्मूलन हो रहा है, उससे वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का संकट पैदा हो सकता है। प्राणियों व वनस्पतियों के विलोपन का मुख्य कारण वनोन्मूलन के प्राकृतिक आवासों का विलोपन या परिवर्तन है, जिसके फलस्वरूप कई वन्य प्राणियों व वादव जातीय संकट का दुर्लभ जातियों की श्रेणी में पहुंच चुकी है। क्योंकि वन खत्म हो गए तो क्या हो जाएगी, जातियाँ क्या हो जाएगी, रहेगी कहाँ पे, तो वो
एक्सपोज हो जाएगी, वो बाहर आएगी तो लोग उनको मार देंगे। तो इस प्रकार से कुछ जातियां हैं जो वनों के उन्मूलन के कारण खत्म होती जा रही है और दुर्लभ बनती रही। वनों के विकास के भू रक्षण में लगातार बढ़ोतरी के कारण जलाशय व नदियों में मिट्टी जमाने के बाद भी खतरे बढ़ गए हैं। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि बढ़ गया, उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है ना। इस वनों की कटाई का ही परिणाम है। अब वनों के संरक्षण की बात करते हैं, वनों के संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, तो इसको लेकर भी कुछ बातें बनी हुई। वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए, ताकि वहाँ पर लोगों को एंट्री हो, जो एंट्री और एग्जिस्ट हो वो रिकॉर्डेड हो, ताकि कौन क्या करता है वो काट के नहीं ले जाए। वनों को रोगाणु मुक्त करना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की पेड़ों में बीमारी नहीं हो। अतिचारण जो ज़्यादा चराते हैं, छोटे पौधे उगते हैं उनको खा जाते हैं, तो उनको भी रोकना चाहिए। कटे हुए वन क्षेत्रों को वनोरोपण करते रहना चाहिए, मतलब वापस उनको रिफॉरेस्टेशन करता रहना चाहिए। एक जाति वृक्ष संवर्धन के स्थान पर बहुजाति, मतलब एक ही जाति को ना लेकर पूरे सारी जातियों को उगानी चाहिए विभिन्न प्रकार की, ताकि वन सप्ताह को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्षारोपण में होने वाले व्यय को कम करने के लिए टांग्या विधि, है ना, टंगिया विधि अपनाई जानी चाहिए। इस विधि में भूमिहीन कृषकों को वन क्षेत्रों में कृषि करने की अनुमति दी जाती है। टंगिया विधि के अंदर क्या जाती है, यहाँ पे एक झूम विधि थी उसमें तो वो काटते थे। टंगिया विधि के अंदर क्या होती है, जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको जंगल में एक एरिया दे दिया जाता है कि यहाँ पर आप खेती करो, जो पेड़ है उनके बीच बीच में आप फसल उगा लो, लेकिन पेड़ों का भी संरक्षण करो, जिससे क्या हो, पेड़ों के संरक्षण को आधार मिलता है। वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु 1998 वन नीति को संशोधित कर सुरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन एवं वन संरक्षण 4 श्रेणियों में बांटा गया। 1952 में ही वन महोत्सव की परंपरा डालकर नागरिक वर्षारोपण कार्यक्रम की भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सरकार ने वन अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने के लिए देहरादून में वन अनुसंधान प्रोत्साहन वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ FRI की स्थापना हुए। वन शोध हेतु भारतीय वन शोध बनाई गई। वन संरक्षण के लिए जन सहयोग हेतु एक अभिनव योजना सामाजिक वानिकी प्रारंभ की। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पंचायत स्तर पर रेल मार्गों, सड़कों, नहरों किनारे, बंजर भूमि और पंचायत भूमि पर जल सामान्य समाज के लिए इमारती और जलाऊ लकड़ी, फल, चारे की पूर्ति हेतु बहुउद्देशीय वृक्ष लगाए जा सकते हैं। मतलब ये सामाजिक वानिकी मतलब लोगों को आगे आने के लिए बोला कि आप इन क्षेत्रों में वृक्ष लगाओ, है ना, ताकि एक सामाजिक सरोकार हो। ये वन संरक्षण एवं प्रबंधन को राजकीय स्तर पर प्रयासों में अलावा जन सामान्य में सहयोग भी प्राचीन काल से मिलता है। हमारे देश में एक आज से दृष्टांत सर्वप्रथम अपने ही राजस्थान में मिलता है। ऐसा आपको पता है, सन 1711 में जोधपुर की खेजड़ी ग्राम विश्नोई महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके की बात भी कई बार पूछ जाती है। खेजड़ी ग्राम में खेजड़ी वृक्ष को न काट देने की शुरू से तो आंदोलन चलाया था ना। इस आंदोलन विश्नोई समुदाय के 363 सदस्य शहीद हो गए थे, जिनमें स्वयं अमृता देवी भी सम्मिलित थी। इस घटना के तत्कालीन सरकार ने खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर कठोर प्रतिबंध लगाना था। इसके बाद वन संरक्षण में चिपको आंदोलन का भी विशेष योगदान रहा है, जो वर्तमान सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चल रहा है। टीर व गढ़वाल क्षेत्र की महिलाओं ने एक नारा दिया, जो चिपको नारा के नाम से ही जाना जाता है। क्या है जंगल के उपचार, मिट्टी पानी और बिहार, मिट्टी पानी और बिहार जिंदा रहने का आधार, मतलब मिट्टी पानी और जो हवा है ना, तो ये जरूरी है। तो ये नारा भी बना लिया। उत्तरांचल राज्य में टिहरी व गढ़वाल क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रारंभ 1972 में होता। इस आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि प्रवृत्ति क्षेत्र में राजकीय ठेकों के अंतर्गत वनों की कटाई हेतु आने वाले ठेकेदारों को वृक्ष काटने से रोकना था। इसलिए वहाँ ग्रामीणों ने वर्षों से चिपकर कटाई का विरोध किया। आंदोलन का मत था कि भूस्खलन व बाढ़ के खतरे का अनुभव बहुत ही कम समय में हो जाता है यदि वन काटते रहते हैं, लेकिन वनों के अप्रत्यक्ष महत्व का अनुभव लंबी अवधि पश्चात होता है। अतः आंदोलनकारियों ने घोषणा की कि वनों का मुख्य उत्पाद मृदा, जल, ऑक्सीजन है, न कि कास्ट है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य वनों के अंदर कटाई को रोकना एवं परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यधिक वृक्षारोपण करना। कर्नाटक राज्य में भी इसे प्रेरित होकर चिपको आंदोलन प्रेरित होकर की भांति आपी को आंदोलन वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। तो प्रिय स्टूडेंट, ये अपने चैप्टर था प्राकृतिक संसाधनों उनका संरक्षण, जो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है और बिल्कुल ईजी है। तो आप एक बार से देख लेना, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें जो अपना है वो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे।